नमस्कार, आईएनडी एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी को भी अब कहीं ना कहीं कांग्रेस का रोग लग चुका है। ये रोग है गुटबाजी का। बिल्कुल कांग्रेस की तर्ज पर बीजेपी में भी अक्षत्र पैदा हो गए हैं, जो आपस में ही लड़ भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अनुशासन का दम भरने वाली भाजपा का नेतृत्व पार्टी की कलह रोकने में नाकाम है। बीजेपी को क्यों लगा है अब गुटबाजी का रोग, क्यों इसे रोकने में असहाय है नेतृत्व, आज हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन बात शुरू करें इससे पहले ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि कहां बीजेपी की कलह हो रही है, कहां से बीजेपी कलह से जूझ रही है, तमाम तरह की चीजें। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो अब कांग्रेस की तरह बीजेपी को भी रोग लग चुका है क्षत्रप का, और तमाम बयानबाजियां ये दर्शा रही है कि आखिर इस तरह की स्थिति क्यों देखने को मिल रही है। बीजेपी में घर की कलह से परेशान है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें बार बार रिपीट हो रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस जैसी ही स्थिति बीजेपी में क्यों देखने को मिल रही है। क्या वाकई एक बात जो अभी कही गई थी कांग्रेस के द्वारा, पीसीसी चीफ के द्वारा, तो क्या वो तमाम स्थिति बन रही है यहां पर? ये तमाम बड़े सवाल हैं। तो देखिए, आखिर क्यों ये स्थिति बन रही है इसको भी हम समझ लेते हैं। अनुशासन का दम भर रही है बीजेपी, लेकिन भारी कलह देखने को मिल रही है। विंध्य से बुंदेलखंड तक आपस में भाजपाई भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बुंदेलखंड में भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत के बीच घमासान देखने को मिल रहा है। पुराने कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप जो है भूपेंद्र सिंह ने लगाया। भूपेंद्र सिंह पर पार्टी से बड़ा होने का तंज गोविंद सिंह राजपूत ने कसा है। वीडी शर्मा की क्षमता पर भी आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह सवाल उठा चुके हैं पहले। विंध्य में भी आमने सामने बीजेपी के विधायक और मंत्री नजर आए। आपको बता दें कि रीवा में विधायक गिरीश गौतम और प्रदीप पटेल आमने सामने दिखाई दे। देवतालाब से गिरीश गौतम और मऊगंज से विधायक है प्रदीप पटेल। देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला यह हुआ था कि एक नाबालिग का अपहरण हुआ था। प्रदीप पटेल के दबाव में टीआई और एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया था। अब देवतालाब क्षेत्र में प्रदीप पटेल की दखलंदाजी गिरीश गौतम को रास नहीं आई, खफा हो गए वो, और गिरीश गौतम और प्रदीप पटेल के बीच में भी यहां पर जमकर जुबानी जंग चली। इसके बाद अगर हम सीधी की बात करें तो सीधी में भरे मंच पर डिप्टी सीएम से विधायक रीति पाठक भिड़ गई। जिला अस्पताल के लिए जारी 7 करोड़ की राशि रोकने के उन्होंने आरोप लगाए। सतना में सांसद गणेश सिंह और मेयर योगेश ताम्रकर में तनातनी देखने को मिली। नगर निगम के कामकाज पर सांसद गणेश सिंह ने सवाल उठाए। सांसद गणेश सिंह विपक्ष के नेता की तरह शहर की परिक्रमा कर तमाम तरह की बातें की गई। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि कहीं बीजेपी को भी तो कांग्रेस का रोग नहीं लग गया, क्योंकि मध्य प्रदेश की कांग्रेस की कला तो पहले से जग जाहिर है। कांग्रेस में जितने बड़े नेता हैं उनके उतने गुट हैं, लेकिन क्या अब यह स्थिति बीजेपी में भी देखने को मिल रही है? क्या कला हो रही है? इसको लेकर सबसे पहले हम सुन लेते हैं कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। करोड़ रुपए की राशि सबसे पहले विधायक बनने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री संरचना के माध्यम से हमें दी थी। और 7 करोड़ रुपए की राशि एक मुश्त मैंने सिर्फ इसलिए इस अस्पताल के लिए निकाला कि इस अस्पताल की व्यवस्था हो। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारे स्वास्थ्य विभाग से उस राशि को कहां गुम कर दिया गया है। इसकी भी जिम्मेदारी आज मैं आपको सौंपती हूँ कि मेरे उस 7 करोड़ राशि को ढूंढा जाए। उनकी जो डिमांड मैंने किया है वो डिमांड को मेरे अस्पताल में लाया जाए, क्योंकि मैं नहीं जानती अपने किसी अपने धर्म चित्त का काम करते करते कर्म भूलूंगा नहीं और इस काम को छोड़ूंगा नहीं। पूरी तरह से प्रशासन ने गलत किया है। यदि कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा चुकी थी तो किसी के दबाव में आकर के पुलिस प्रशासन को काम नहीं करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, विधायक यदि सीतापुर आए थे तो मुझे ऐसा लगता है कि मऊगंज की सारी समस्याओं का निदान हो गया है और वो अब मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई है, वहाँ कोई समस्या नहीं रह गई है। अब कोई कहे कि हम ऐसे लोगों को स्वीकार कर ले पार्टी में, पार्टी करे ना करे, पर मैं कभी स्वीकार नहीं। कि आप पार्टी से ऊपर हो गए हो, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो पार्टी देख रही है, शीर्ष नेतृत्व देख रहा है,
मुझे ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 2025 के शुरुआत में भी हमने तय किया था कि नगर के सभी वार्डों में लोगों से मिलने के लिए मैं जाऊंगा। आज वार्ड क्रमांक 1 से चले थे, 6 नंबर तक पहुंचे अभी, और इस बीच में जो कुछ देखने को मिला, सीवर का जो काम हुआ है वो बिल्कुल अधूरा पड़ा है, संतोषजनक नहीं है। सड़कें, नालियां बन गई हैं और जो नालियां बनी थी वो सब पूरी जाम हो चुकी हैं। लोगों में बहुत गुस्सा है। साफ सफाई की भी स्थिति संतोषजनक नहीं है, कहीं कहीं पीने के पानी की भी समस्या देखने को मिली है, और कुल मिलाकर के रेस्टोरेशन जो हुआ है वो भी गुणवत्तापूर्ण नहीं है। तो ये सब सारी समस्याएं हैं लोगों की, और इनका समाधान करने के लिए हम निकले हैं। तो अभी इनकी सबकी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और फिर उस पर निराकरण की कार्रवाई शुरू करेंगे। तो आखिर क्यों मच रही है बीजेपी में कलह, इस तरह की बयानबाजी आखिर किस और इशारा कर रही है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके। सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हो। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ मिलन भार्गव जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अमित तावरे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मिलन जी आप ही से करना चाहूंगी। कैडर बेस पार्टी मानी जाती है बीजेपी, अनुशासन पूर्ण मानी जाती है, और जिस तरह से देखिए कांग्रेस की अगर बात की जाती है, कांग्रेस पर तमाम तरह के आप आरोप लगाते कलह के, और शायद कांग्रेस कलह ये तो पर्यायी हो गए हैं कि हमेशा कलह देखने को मिलती है, लेकिन क्या अब बीजेपी में सब ऑल इज वेल है? ये तमाम जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, तमाम जो बयानबाजी, आखिर किस और इशारा? देखिए खुशी जी, भारतीय जनता पार्टी को कैडर बेस माना नहीं जाता, कैडर बेस है। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक विचार आधारित दल है और इस विचार को लेकर हम सतत काम करते हुए आए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उदय लेके आप उससे सतत जिस दिशा में आगे बढ़ रही है उस उद्देश्य को पूरा करते हुए उस विचार को बनाई। रही बात देखिए जनप्रतिनिधियों की बातचीत की, देखिए कलह और बातचीत में बहुत अंतर होता है। ना ही कांग्रेस की तरह यहाँ कुर्सी मार हो रहा है, ना ही कुर्ता फाड़ हो रहा है, ना ही यहाँ कांग्रेस में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की तरह अपने नेताओं को कैंसर बताया जा रहा है। वहां तो देखिए आप कैंसर बोल रहे थे, वो दिग्विजय सिंह जी को कैंसर मान रहे हैं, कमलनाथ जी को, अजय सिंह जी को, अरुण यादव जी को या उमंग सिंघार जी को, ये वो बता पाएंगे। लेकिन जिस मंच से उन्होंने अपने नेताओं को कैंसर जैसी बीमारी की संज्ञा देकर जो घेरा है वो निश्चित रूप से गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी में जनप्रतिनिधियों ने यदि अपने क्षेत्र के विकास की, अपने क्षेत्र की जनता की बात को रखने के लिए विभाग के मंत्री को और क्षेत्र के महापौर को यदि याद दिलाया है और उस काम की मांग रखी है, तो ये तो एक लोकतांत्रिक की स्वस्थ परंपरा है। इसमें कहीं भी कोई कलह जैसा विषय नहीं है। अब तोड़ मरोड़ कर बातों को प्रयोग और प्रयोजन किया जाए और ये कह दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी में इसकी शुरुआत हो गई, तो ये मुझे लगता है अगंभीरता है। भारतीय जनता पार्टी हमारा शीर्ष नेतृत्व है, अनुशासन है और एक संगठन की व्यवस्था है। उस पर समय समय में बातचीत भी की जाती है और उचित फोरम पे बात को रखने का एक जरिया भी है। तो इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी में कभी संभव नहीं है कि यहाँ गुटबाजी हो, क्योंकि ये विचार आधारित दल है, व्यक्ति आधारित नहीं है। कांग्रेस में तो 20 वर्ष माँ अध्यक्ष रहती है, माँ का मन भर जाता है तो बेटे को बना देती है, बेटे का मन भर जाता है फिर माँ आ जाती है। तो ये एक परिवार में बनी हुई पार्टी लाख आरोप लगा ले, लेकिन उनके और हमारे यहाँ की स्थिति बहुत एकदम विपरीत है। भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित दल है और विचार के लिए हम सदैव काम करते रहेंगे। चलिए ठीक है, फिलहाल मैं ओपनिंग स्टेटमेंट ले लेती हूँ अमित जी का, उसके बाद और चर्चा में आगे। अमित जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को तो अभी आए हुए 4 से 5 साल हुए हैं पार्टी में। मैंने तो अपनी पार्टी को 40 साल दिए हैं, खून पसीने से सींचा है, लाठियां खाई हैं। ये जो बयान है, मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पूर्व मंत्री, विधायक प्रदेश अध्यक्ष पे निशाना साध रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति पार्टी से बड़े हो गए हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारे विधायक के क्षेत्र में लगता है कोई काम ही नहीं बचा है, पूरा रामराज जा गया है, कोई काम नहीं है, इसलिए वो हमारे क्षेत्र में बार बार आ रहे हैं। छतरपुर टीकमगढ़ के केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि विधायक ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। तो ये सब जो सारी बातें हैं, मुझे लगता है कि अब इसमें कुछ बचा नहीं है। और कैडर बेस कहने वाली पार्टी अपने आप को,
स्वार्थियों की पार्टी बनकर रह गई है, ये आज समझ में आ रहा है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि आपके तो खुद के ही घर शीशे के हैं, क्यों पत्थर मार रहे हैं फिर? देखिए, हमारे यहाँ तो जो लोकतांत्रिक, हम जो शुरू से कहते हैं कि आवाजों को दबाया नहीं जाता, जिसके मन में जो विचार है बोल दिया जाता है। जो बातें हुई मिलन भाई ने कह दिया आपके चैनल पे। लेकिन ये तो संस्कारों की पार्टी है, अनुशासन की पार्टी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदर्शों की पार्टी है, जहां पे प्रदेश अध्यक्ष को ही नहीं छोड़ा जा रहा है। तो और एक पूर्व मंत्री ये कह रहे हैं कि पार्टी संगठन भले ही स्वीकार कर ले, मैं तो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। तो मतलब पार्टी संगठन से भी वो बड़े हो गए। क्या कार्रवाई अभी तक उन पर हुई है, ये बताएं जरा। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि माँ अध्यक्ष, बेटे अध्यक्ष, ये इन लोगों ने बहुत चलाया। फिर एक दलित बहुत अनुभवी नेता कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन गए, चुनाव हुए, चुनावों में वो अध्यक्ष बन गए, वो बात भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं पच रही है। हम तो ये जानना चाहते हैं कि जब एक लेटर आता है कि माननीय जेपी नड्डा जी को इतने महीने का एक्सटेंशन दिया जाता है, तो जरा हमें बताएं तो कि संगठन से भी बड़ा कौन व्यक्ति हो गया जो एक्सटेंशन दे रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष को। खुशी, यदि मैं गलत सवाल कर रहा हूं तो मुझे बताइएगा कि ये इनके यहाँ एक्सटेंशन कौन है, इतनी बड़ी सुपर पावर कौन आ गया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक्सटेंशन देता है। तो ये बातें अब क्या है कि मिलन भाई हमारे भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी को सींचा है। लेकिन दुर्भाग्य, बिल्कुल इसका जवाब लूंगी मिलन जी से, लेकिन कांग्रेस के कैंसर को लेकर फिर क्या कहना है आपका, अमित जी? देखिए हमारी पार्टी, आप समझिए जितने भी कैंसर वाले लोग थे हमने वहां भेज दिए। 2020 के बाद से तो अब यहाँ कोई बीमारी नहीं बची है। 2020 के बाद से यहाँ पे सिर्फ एक हाथ का पंजा बचा हुआ है। और माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, जब से जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने, आप कल्पना करिए, रिकॉर्ड उठाकर देखिएगा कि हर महीने 2 बड़े आंदोलन हुए हैं। और कल्पना करिए कि उनके नेतृत्व में एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई और दूसरे उपचुनाव में 1.25 लाख की लीड 10,000 पर आ गई। तो कहाँ है गुटबाजी? चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं मिलन जी। अगर बात कांग्रेस के कैंसर की करें तो वैक्सीन लेकर उन्होंने तो अपना कैंसर भगा लिया, लेकिन शायद आप संक्रमित हो गए हैं, अमित जी का कहना है। देखिए, अमित जी के पास वैक्सीन रखी है और जीतू पटवारी जी को जानकारी नहीं है। देखिए, वो बीमारी तो उन्होंने अभी हाल ही की बताई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने गुटबाजी को जिस प्रकार से कैंसर बताया और गुटबाजी करने वालों को कैंसर की संज्ञा, ये मुझे लगता है कि जानकारी नहीं है। अमित भाई को वैक्सीन की जानकारी देनी चाहिए। अमित भाई के पास वैक्सीन और जीतू पटवारी जी ऐसे घूम रहे हो, बीमारी का जिक्र कर रहे हैं कि लाइलाज बीमारी है। तो मुझे लगता है ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने फिर भी तो एक्सेप्ट किया है ना कि ठीक है, जहां भी अगर कांग्रेस होगा उसकी वैक्सीन ढूंढेंगे, वैक्सीन लगाएंगे, ठीक करेंगे सारी चीजें। और देखिए, कहावत है कि मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बात तो वहीं फंस जाती है कि बीजेपी तो अनुशासन वाली पार्टी मानी जाती है, मानी गई जाती है। आप खुद कह रहे कैडर बेस्ड पार्टी है, तो फिर इस तरह की बयानबाजी आखिर इशारा किस और कर रही है? खुशी जी, मैं वहीं आ रहा था। जिस बयान को लेकर और जिस वक्तव्य को लेकर हमारे अमित भाई कह रहे थे कि हमारे अध्यक्ष को घेरा गया, जिस व्यक्तित्व की आप बात कर रहे थे, उनका पत्र भी वायरल हुआ। उन्होंने साफ तौर पर लिखित मीडिया को जो काट छाट के चला रहा था, उनको साफ गोई से कहा कि माननीय वीडी शर्मा जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं और हमारे नेता हैं, और जो उनके खिलाफ मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ के चलाया जा रहा है, ये निहायत ही गलत है। तो ये साफ कोई से तो ये वही हो गया खत्म। लेकिन आपके नेताओं को क्या हुआ जो उमंग सिंगार जी, दिग्विजय सिंह जी को माफिया बता रहे थे? माफिया बताने के बाद कितने गंभीर आरोप सरकार में लगाए, और कितने गंभीर आरोप उमंग सिंगार जी पर भी हैं और हेमंत कटारे पर भी हैं। इसके बावजूद आप उनको पदोन्नत करते गए। और जीतू पटवारी जी के तो आंसू सबने देखे हैं साहब। अमित भाई, आप भी उस बैठक में थे जब सारे बड़े नेताओं ने किनारा कर लिया और जीतू पटवारी को अकेला छोड़ दिया, और जीतू भाई को आंसू बहाना पड़ रहा, रो दिए। अब और क्या चाहिए? किसी व्यक्ति को रुलाने के बाद भी आप अपनी बीमारी को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं और वैक्सीन अपनी जेब में रख कर रखे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है।
अमित भाई उस वैक्सीन का जिक्र करिए कांग्रेस में और कहीं ना कहीं जीतू पटवारी जी को उपलब्ध कराइए, ताकि ये कैंसर रूपी जो जिनको नेता मान रहे हैं, और आपने तो कमलनाथ जी को गाली देने वाले नेताओं को पदोन्नत कर दिया, अब तो कमलनाथ जी भी डांट लगा रहे हैं वर्चुअली। तो एक्चुअल आने पर स्थिति देखिएगा कि सोनिया गांधी जी के दरबार में जाके कब उनकी कुर्सी छीनेंगे और कब ये लड़ाई आपकी सड़कों पर आएगी। और इससे पहले जिस लोकतंत्र की बात अमित भाई कर रहे थे, उस लोकतंत्र को मैंने भी देखा है जब इनके एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के चुनाव होते हैं और किस प्रकार से तलवारबाजी, चाकू छुरा पीसीसी में नेता लेकर घुसते हैं और मारते हैं, कुर्सियां तक तोड़ते हैं, तो एक दूसरे पर हमला करते हैं। इनके तो कांग्रेस के अध्यक्षों को तलवारों से मारा जाता है और उसके बावजूद कहते हैं वाह लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र है जहाँ कांग्रेस के कार्यालय में एक महिला नेत्री को जूते चप्पल मारने की बात होती है, महिला प्रवक्ताओं को धक्का देके पीसी से निकालने की बात होती है। तो इस प्रकार के लोकतंत्र को ये लोकतंत्र मान रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इनकी मानसिकता है और इस मानसिकता का इलाज जनता ने कर दिया। ठीक है, अमित जी। देखिए, अब मिलन भाई जिस पार्टी की प्रवक्ता है, इसके अलावा वो बोल भी कह सकते हैं। हाँ। मैंने जितने भी उदाहरण आपको बताए, एक को छोड़कर बाकी का उनका जवाब नहीं आया। हाँ। वो एक भी आया तो वो मतलब नहीं, जवाब में बोल रहे हैं वो कि ठीक है हमारे यहाँ अगर थोड़ी बहुत बयानबाजी दिखी होगी, आपके यहाँ तो कुर्सियां तोड़ी जा रही है, आपके यहाँ कैंसर थर्ड स्टेज पर पहुंच चुका है, उनके अभी शुरुआती दौर है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहूँ, जिस भूपेंद्र सिंह जी की वो बात कर रहे हैं, हाँ। कि उन्होंने पत्र वायरल किया, ये किया, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जो कि अपना निजी चैनल चलाते हैं, उसमें उन्होंने पूरा वो वीडियो आज भी डाला हुआ है कि उन्होंने क्या कहा। ना कोई उसमें एडिटिंग है, ना कोई कुछ है, जो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में कहा है। अब हालांकि कोई भी अपनी पार्टी के बारे में क्यों ही बुरा कहेगा, और बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोग तो माहिर हैं इन सब सारी चीजों में, लेकिन वीरेंद्र कुमार जी के बीच में और स्थानीय विधायकों के बीच में क्या चल रहा है वो नहीं बता पाए। वो सुंदरलाल अपना क्या बोलते हैं, आपका रीवा में जो है वो सांसद और उनके जो पोते हैं जो अभी अभी भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उनके बीच क्या प्रेम चल रहा है ये जग जाहिर है। अजय बिश्नोई जी का प्रेम जग जाहिर होता ही जा रहा है। ऐसी तमाम परिस्थितियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी, जो जनता ने बड़ा दिल करके 160 से ज्यादा सीटें दी, 29 में से 29 भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की सीटें दी, अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं सबके सारे लोग। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो एक मजबूरी है उसको दर्शाता है, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई पार्टी अपने आप को कैडर बेस कहती है तो उनके कार्यकर्ताओं को भी समझ में आ जाता है कि जो लोग नारा लगाते थे कल तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आज उन्हीं को ही माला पहनानी पड़ रही है। और हमारे मिलन भाई जैसे लोग जो शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आज वो क्यों चुनाव नहीं लड़ सकते थे, डायरेक्ट आके सीधा क्यों नहीं बन सकते। लेकिन ये सबको, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सबको समझ में आ गया है कि जो बाहर के लोग आए हुए हैं, आप कल्पना करिए मध्य प्रदेश की सरकार का जो 25% से ज्यादा बजट है वो बाहर से आए हुए लोगों के पास है। तो ये कहीं ना कहीं जो पीड़ा है, ये चाहे भूपेंद्र सिंह जी हो, गोपाल भार्गव जी हो, अजय बिश्नोई जी हो, मलैया जी हो, डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार जी हो, ये सब इन लोगों के दिलों में है और ये वाजिब है। इस बात का निराकरण लौटूंगी इसको लेकर मैं मिलन जी के पास। उससे पहले प्रतिक्रिया ले लेती हूँ देवदत्त जी से। देवदत्त जी, देखिए मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी का संगठन कितना बड़ा है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण शायद ये चीज होनी चाहिए कि संगठन मजबूत कितना है। अगर बीजेपी की ओर हम नजर डालें, कैडर बेस तो ठीक है, बीजेपी कही जाती, लेकिन इसके अलावा अगर चीजें देखें, संगठन बढ़ता गया है बीजेपी का, बाहरी लोग आए हैं बीजेपी में, तो क्या ये जो फिलहाल प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है या सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, ये उसी का परिणाम है? क्योंकि अगर देखा जाए बड़ा तो काफी हो चुका है, कार्यकर्ता कई आ चुके हैं, लेकिन क्या सामंजस्य बन पा रहा है? और ये तस्वीरें सिर्फ ये नहीं है कि ये बयानबाजियां सामने आ रही है, डेडलाइन निकल चुकी है, जिला अध्यक्षों की घोषणा नहीं हो पा रही है, सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। देखिए, दोनों ही युवा प्रवक्ताओं की दाद देना चाहिए कि दोनों ने अपने अपने दल को बड़ी तरीके से पाक साफ बताया, लेकिन एक दूसरे पर जिस तरह से कीचड़ उछाला है, जैसे होली पे रंग खेलते हैं बच्चे, तो पिचकारी से एक दूसरे के करते हैं, दोनों रंगीन हो जाते कीचड़ से या रंग से, तो दोनों एक दूसरे को रंगीन कर चुके हैं। इन लोगों को इतनी बचाव करने की मुझे लगता जरूरत नहीं है। आज समाज में जो घट रहा है, परिवार विघटित हो रहे, भाई भाई एक नहीं है, पर ये राजनीतिक दल है। साधु संतों में भी कई बार कितनी चीजें विवाद और आते हैं। तो ये राजनीतिक दल है, कोई भजन मंडलियां नहीं है। इनमें जो काम करने वाले लोग हैं वो महत्वाकांक्षी लोग हैं,
सबकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। और जब इतना बड़ा कोई दल हो जाए, जो विश्व का सबसे बड़ा दल होने का दावा करे, या जो दर्ज संख्या कार्यकर्ताओं की, सदस्यों की संख्या वो बताती भी है, तो फिर उसमें स्वाभाविक रूप से वो सब चीजें आएंगी जो पहले कांग्रेस में आई थी। पहले क्या था, कांग्रेस लगातार एक तरफा राज था, कांग्रेस का टिकट यानी जीतते, भाजपा तो 80 में बनी और फिर उसके बाद उसने अटैक करना शुरू किया और आवाज ये है कि भाजपा का टिकट यानी जीतते। तो सत्ता के साथ, पैसे के साथ, जो रुतबे के साथ जो बुराइयां आती हैं वो स्वाभाविक है, समाज से ही लोग, राजनेता उनमें आती हैं और ये दोनों दलों में है। समय समय पर जब जिसमें उभर कर आ जाती है, बस ये कि कई बार परिवार का मुखिया या उसके एक दो लोग सजग और सतर्क रहते हैं तो उनको समय रहते कंट्रोल कर लेते हैं कि लड़ाई, घर की लड़ाई बाहर ना जाए, और कई बार लड़ते लड़ते लोग बाहर क्या थाने और जेल तक चले जाते हैं। तो ये जो पूरा सिनेरियो दोनों प्रवक्ताओं ने दिखाया एक दूसरे का, उसमें दोनों दलों की तस्वीरें सामने आ गई और ये सब मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार चल भी रही है। कोई नहीं मानता कि राजनीतिक दलों में पूरी तरह से सब कुछ ठीक है, वो तो होगा ही। जब परिवार नहीं रह पाते तो दल कहाँ से रह पाए। जब बड़े बड़े मठ मंदिरों में खींचतान होती है तो ये तो फिर राजनीतिक दल है जहाँ साम दाम दंड भेद से अपना प्रभुत्व स्थापित करने और अपने दल को चुनाव में जिताने, सत्ता में लाने की पूरी कोशिश होती है। अब जिस तरह की परिस्थितियां हैं तो दोनों दलों को ये सोचना पड़ेगा कि हम दोनों की लड़ाई में कहीं राजनीतिक साख न गिर जाए, जो नेताओं की सबसे बड़ी पूंजी होती है दलों की, वो ना गिर जाए। इतना भी मत एक दूसरे पर कीचड़ उछालो कि कल के दिन आप दो ही प्रमुख दल है, खासकर प्रदेश में। हम लोकसभा चुनाव में देख रहे थे दोनों गठबंधन कैसे आरोप लगा रहे थे, भ्रष्टाचार, ये सब तो आरोप बहुत पीछे छूट गए। एक कह रहा था कि यदि ये गठबंधन सरकार में आ गया तो देश को खतरा है, दूसरा कह रहा था यदि ये गठबंधन सरकार में आ गया तो संविधान को खतरा है। सोचो आप, दो प्रमुख गठबंधन दोनों मैदान में, दोनों में से किसी एक को सरकार में आना था, लेकिन एक आएगा तो देश को खतरा, एक आएगा तो संविधान को खतरा। क्या सोच रहे होंगे मतदाता, आम जनता या विदेशी लोग भी क्या सोच रहे होंगे कि भारत में ऐसे दो गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, कोई एक आएगा तो इतना बड़ा खतरा हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि जीत की चाहत में दूसरे को नीचे गिराने में हम इतना न गिर जाएं कि दोनों दल इतने रसातल में चले जाएं कि वो राजनीति ही दूसरे तो खंडित हो जाए, जो देश के लिए दिशा तय करने वाली होती है, कर्णधार जिसके देश के नेता होते हैं, और कभी संकट आता है तो आह्वान करते हैं तो उनकी आवाज में उद्यम हमेशा बनी रहना चाहिए कि जनता एक आवाज पर उनके साथ खड़ी हो जाए। हम सब मिलकर यही प्रयास करें कि जितना अधिकतम हो सके दलों के अंदर न्याय करें। जब आप दल के अंदर न्याय कर पाएंगे तो बाहर भी न्याय कर पाएंगे, और जब न्याय करेंगे दल के अंदर तो मुझे लगता है कि इस तरह की गला काट गुटबाजी नहीं होती। अन्याय जब होता है तब लोग पीड़ा दर्द बाहर निकल कर आती है। बिल्कुल देवव्रत जी, चलिए इसी को लेकर मिलन जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मिलन जी, देखिए एक ही जगह बहुत सारे बर्तन होंगे तो निश्चित तौर पर, जाहिर तौर पर बजेंगे तो सही, लेकिन कितना सामंजस्य बना पाते हैं वो एक बड़ी बात होती है। ठीक है, अगर इस तरह की बयानबाजियां आती है तो निश्चित ही आप खुद कांग्रेस को मौका दे रहे हैं कि वो आप पर कीचड़ उछाले, आप पे इस तरह की बातें करें जो आप कांग्रेस के लिए बोलते आए हैं। उनको तो मौका मिला है, वो तो बोलेंगे। अगर दूसरी जगह देखा जाए तो फिलहाल जिला अध्यक्ष को लेकर जो खींचातान नजर आ रही है तो फोकस तो कहीं ना कहीं होगा ना विपक्ष इसको लेकर भी। देखिए खुशी जी, भारतीय जनता पार्टी एक मात्र ऐसा राजनीतिक संगठन भारत में है जो निर्वाचन प्रक्रिया के आधार पर, मैंने फिर आपसे कहा कि हम विचार आधारित दल हैं, व्यक्ति आधारित नहीं। मध्य प्रदेश में 1100 से ऊपर मंडल अध्यक्षों का जिस प्रकार से निर्वाचन होता है उसमें किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, किसी प्रकार की कांग्रेस की तरह चाकू छुरी और तलवारबाजी नहीं होती, ये शांति से हो जाता है। जिला अध्यक्षों को लेकर चला जाए तो 62 में से आप देखिए 5 को यदि छोड़ दिया जाए सारे जिला अध्यक्षों का 5 भी हो जाएंगे। ये किन कारणों से हुए, ये सार्वजनिक रखने का विषय नहीं, हमारा आंतरिक संगठन है, हम रख दें। और हमने बहुत ही समन्वय के साथ और सहभागिता के साथ सबकी बात को रखते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत संगठन का निर्वाचन किया है और सबको मौका मिला है। कार्यकर्ता किसी परिवार का नहीं, ये हमने सिद्ध किया है।
और बार बार हमारे नेतृत्व में इस प्रकार के उदाहरण पेश कर एक गरीबी से आए हुए थपेड़े खाए हुए व्यक्ति को नेतृत्व करने का मौका दिया, चाहे चाय वाला आज देश का प्रधानमंत्री हो जाए, चाहे किसान है मजदूर का बेटा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो जाए। ये बार बार भारतीय जनता पार्टी ने उदाहरण दिए। यहाँ कोई परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति नहीं बनता है। वहां देख लीजिए कमलनाथ जी अंतिम प्रतिक्रिया, छोटी सी प्रतिक्रिया अमित जी से लूंगी। दिग्विजय सिंह जी हटते हैं तो जयवर्धन सिंह अमित जी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद चर्चा को समाप्त परंपरा वहाँ परिवार आधारित यहाँ विचार आता है। अमित जी देखिए, कई बार ऐसी बातें कही जाती है कि दूसरों के घर को देखने के चक्कर में खुद का घर जल गया। कांग्रेस को लेकर तो कलह की बात पहले से ही कही जाती, ठीक है, बीजेपी में थोड़ी सरगर्मी आई है सामने, उसको लेकर सफाई भी बीजेपी तो दे ही रही है, लेकिन कांग्रेस को लेकर क्या ख्याल है, क्या वहां सामंजस्य बना पाएंगे? देखिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि इनकी इतनी कथनी और करनी में अंतर है कि जब तक सुरेश पचौरी जी कांग्रेस में रहे तो जीवन भर ये लोग कोसते रहे। आज सुरेश पचौरी जी और उनका पूरा ग्रुप जब भारतीय जनता पार्टी में चला गया तो क्या वो उनकी प्रवृत्ति बदल गई होगी? ऐसे तमाम जितने भी नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जो गए हैं, हम चाहे मध्य प्रदेश के परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी की बात तो हो गई, क्योंकि फिलहाल देखिए समय की कमी। एक छोटी सी प्रतिक्रिया कांग्रेस को लेकर जानना चाहूंगी मैं अमित जी। देखिए, कहीं कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। यहाँ पे माननीय जीतू आपकी ही पार्टी से बयान आते हैं, फिर गुटबाजी नहीं है आप बोल रहे हैं, लेकिन फिर वरिष्ठ नेताओं के बयान आप ही की पार्टी से तो आते हैं। देखिए, मैं तो आपको एक बात बताता हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा कि जब से जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने हैं, प्रादेशिक कितने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, जनता उनके नेतृत्व में भरोसा जता रही है, उपचुनाव वो जीत रहे हैं। ठीक है, जनता भरोसा जता रही है, लेकिन वही पार्टी के कार्यकर्ता जता रहे नहीं जता रहे, बड़ा सवाल है। चलिए फिलहाल देखिए, चर्चा को और भी मैं करती लंबी, लेकिन फिलहाल क्योंकि समय की कमी है चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कलह पर कलह एक बार फिर से नजर आ रही है। पहले बात कही जाती थी कांग्रेस की कलह की, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये तस्वीरें बीजेपी में भी नजर आने लगी है। मौका मिल चुका है विपक्ष को तंज कसने के लिए बीजेपी पर। हालांकि देखने वाली बात होगी दोनों ही पार्टियों में इस कलह पर सामंजस्य कब तक बन पाता है। फिलहाल IND एनालिसिस में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।